बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2014 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं 2014। क्वेश्चन नंबर जो डायग्राम है इसी पर क्वेश्चन नंबर 71 और 72 इसी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है द फर्स्ट सेल टू कंटेन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़, यानी फर्स्ट सेल जिसने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन है तो वो 3 नंबर होगा। इसलिए 3 नंबर वाला होगा क्योंकि आपको पता है ना ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ओवम में भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है। तीसरे नंबर पर जो सेल है ये जाइगोट है, ठीक है। और जाइगोट में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अ फीमेल गैमेट कंटेनिंग द मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, फीमेल जो क्रोमोसोम है वो आपका नंबर 2 वाला है। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। और इन दोनों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जितने भी सेल होंगे उनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी, ठीक है। तो फीमेल का ये रहा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73, एन एंटीकोडोन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑन द, हमें एंटीकोडोन इनमें से पता करना है तो ऑप्शन डी है, ठीक है। दैट अ tRNA molecule which recognize the appropriate sequence, ठीक है। अ tRNA molecule which recognize the appropriate sequence of bases on the mRNA, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में एंटीकोडोन और कोडोन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपका कोडोन है। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना और पेजेस पर लिखती हूँ, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या आप अपने साथ लिख ले, क्योंकि ये भी आपके नोट्स ही मैं आपको बना के दे रही हूँ तो आपको फिर ईजी होगा। तो कोडोन एंड एंटीकोडोन, असल में कोडोन क्या है? कोडोन जो है ये सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। फॉर एग्जांपल 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी उस 3 न्यूक्लियोटाइड्स यानी आर्जिनाइन, गोवानाइन एंड थायमाइन आप ले लो, ठीक है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ हो जाते हैं तो ये बना देता है आपका कोडोन, ठीक है। इन mRNA, ठीक है, mRNA में ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है ना, इसे हम कोडोन बोलते हैं। दैट इन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोड बना एक अमाइनो एसिड के लिए, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के लिए एक कोड। फॉर एग्जांपल हमें ग्लाइसिन बनाना है, ठीक है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन के लिए अब प्रोटीन सिंथेसिस का आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए, वो मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो अगर हमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनाना है तो mRNA में एक कोड आएगा, फॉर एग्जांपल AUG। ये जो AUG है, या आप ले लो, ये तो वो स्टार्ट का कोडोन है, आप ले लो CUA, कोई भी, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ये इसका ये कोड है नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये एक कोड आया mRNA में। तो इस कोड को जब राइबोसोम ने देखा तो राइबोसोम को पता लगा कि भाई हाँ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनाना है, ठीक है। तो कोड इस तरह का काम करता है और सर्व एज अ स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जब ये mRNA आता है ना, mRNA कहाँ से आता है? DNA चेंज होता है mRNA में। तो जब ये mRNA आता है तो इस mRNA में कोड्स होते हैं और वो कोड क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस को हम, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड फिर 3 न्यूक्लियोटाइड फिर 3 न्यूक्लियोटाइड, तो एक जो 3 न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और एक कोड mRNA में ऐसा होता है जो कभी स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है, यानी अब प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट करवानी है, और कभी स्टॉप सिग्नल का काम कर रहा होता है कि अब प्रोटॉन सिंथेसिस हमें। इसी तरह एंटीकोडोन क्या है? एंटीकोडोन इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ ट्रांसफर RNA। ये एक जिस तरह mRNA, कोडोन क्या है? कोडोन क्या है? mRNA का एक रीजन आप इसे बोल दो। फॉर एग्जांपल mRNA तो बनता होगा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड्स के एक तीन न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल रहे होंगे? एक 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम कोडोन बोल रहे होंगे। यानी ये mRNA, ठीक है। mRNA में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन की तरह काम कर रहा होगा, ये 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन की तरह काम कर रहा होगा। इसी तरह एंटीकोडोन भी एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ ट्रांसफर RNA, ये ट्रांसफर RNA का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, ठीक है। और tRNA बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल RNA है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस पेयरिंग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन और mRNA, ठीक है। ये किसके लिए काम करता है?
कैसे कॉम्प्लीमेंट्री किस चीज़ को है, ये mRNA के कोडोन्स को कॉम्प्लीमेंट्री है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। असल में जो tRNA होता है ना, इसका काम होता है कि फॉर एग्जांपल DNA जो है वो mRNA में चेंज हुआ, फिर ये mRNA आपको प्रोटीन सिंथेसिस बना के देता है, ठीक है, प्रोटीन बना के देता है। कैसे बना के देता है, ये mRNA जाता है राइबोसोम के पास, ठीक है, और प्रोटीन बनाता है, यानी इसमें जो कोड्स होते हैं वो चेंज होते हैं अमाइनो एसिड्स में। लेकिन tRNA भी मौजूद होता है, तो tRNA का काम क्या है, tRNA चेक करता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना विद द हेल्प ऑफ mRNA, जो कि राइबोसोम कर रहा है, ठीक है, कैसे कर रहा है, mRNA के कोड्स देकर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ये सही तरीके से, ये वही चीज़ बन रही है ना जो DNA से हो, जो DNA ने हमें बोला था, यानी जो न्यूक्लियस ने हमें बोला था जो प्रोटीन बनाने को, तो tRNA ये चेक करता है। तो वो कैसे चेक करता है, वो अपने एंटीकोडोन के ज़रिए चेक करता है, ठीक है। और एंटीकोडोन क्या है, वो किस तरह काम करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस पेयरिंग विद अ कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन, यानी mRNA पर जो कोडोन होते हैं ना उसके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, tRNA मॉलिक्यूल विच रिकग्नाइज द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द mRNA। देखो वही काम हुआ ना, वो चेक कर रहा है कि mRNA के जो बेसिस सीक्वेंस है वो वही है जो उसने DNA से वो लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 74, द डायग्राम बिलो शो क्रोमोसोम इन अ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस एंड इन सेल अंडरगोइंग मियोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द स्टेज ऑफ द डिवीजन। एक में माइटोसिस हो रही है, एक में मियोसिस हो रही है। डायग्राम्स देखकर हमें बताना है कि कौन से स्टेजेस हो रहे हैं, बस। तो आप खुद बताओ, यहाँ पर देखो ये आपका सेंट्रियोल है, ये भी आपका सेंट्रियोल है, ठीक है। ये अभी जो है आप देख रहे हो, पहले ये एक साइड पर होते हैं, ठीक है, अब ये थोड़े से सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। सेपरेट इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपना काम स्टार्ट करना है। और आप क्रोमोसोम्स को देख रहे हो, क्रोमोसोम्स भी पहले आपको तो पता है ना, जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमोसोम कॉइलिंग के फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। ये जब किसी सेल की डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमोसोम ऐसे फॉर्म में होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो क्रोमोसोम बिल्कुल अपने फॉर्म में आ गए, तो ये प्रोफेस है, ठीक है, ये रहा प्रोफेस। और जब आप मियोसिस में देखो, मियोसिस में कौन सा, अब आप देखो ज़रा, पूरा वो बना हुआ है, इक्वेटर बना हुआ है, ठीक है, पूरे इक्वेटर की फॉर्मेशन है, तो इट्स मेटाफेस 1 है, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्लावर कलर इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील, ठीक है, फ्लावर कलर है वो कंट्रोलर है सिंगल पेयर ऑफ एलील पर, एंड द एलील फॉर रेड फ्लावर इज डोमिनेंट टू द एलील फॉर वाइट कलर, ओके। A plant homozygous for red flower is crossed with a plant homozygous for white flower as all the results have, रुको ज़रा, यानी क्या हुआ, आपको पहले ऊपर क्या बताया, ऊपर आपको सिर्फ इतनी बात बताई कि वाइट फ्लावर रिसेसिव है, रेड फ्लावर डोमिनेंट है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक होमोजाइगस प्लांट है, उस जो रेड फ्लावर है वो होमोजाइगस है। इसी तरह जो वाइट फ्लावर है उसका पेरेंट भी होमोजाइगस है, जो प्लांट है, इन दोनों की क्रॉसिंग कर दी। क्रॉसिंग की तो F1 जनरेशन आपको रेड फ्लावर्स मिले, ऑब्वियसली आपको रेड फ्लावर्स मिलेंगे। When the F1 जनरेशन आर क्रॉस विद ईच अदर, जिस तरह यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना कौन सा लॉ रहा है, मेंडल लॉ की बात हो रही है। फिर F1 जनरेशन को हमने क्रॉस किया तो 18 प्लांट्स हमें ऑब्टेन हुए, जिसमें से 12 रेड थे एंड फ्लावर्स एंड 6 F वाइट फ्लावर्स। व्हाट रेशो इज एक्सेप्टेड इन द F2 जनरेशन एंड व्हाट रेशो हैज़ बीन ऑब्टेन। तो देखो हमें F2 जनरेशन में क्या रेशो आनी चाहिए थी, F2 जनरेशन में ये वाली रेशो आनी चाहिए थी ना, 3:1। यहाँ पर देखो ये वाली जनरेशन आनी चाहिए थी ना F2 जनरेशन में, कि भाई 3 जो है वो डोमिनेंट होंगे, 1 उसमें से रिसेसिव होगा। लेकिन हमें क्या मिला, हमें 2:1 मिला। हमें 18 प्लांट्स जो थे, 18 प्लांट्स ऑब्टेन हुए, जिसमें से 12 जो थे वो रेड थे और 6 जो है वो वाइट फ्लावर्स थे। तो ये 3:1 नहीं बन रहा, ठीक है, ये क्या बन रहा है, आप ऐसे करके देख लो। अगर आपको रेशो मालूम नहीं हो रहा तो 12/6, 6 1 6, 6 2 12, तो ये बना 2/1, यानी 2:1 बना। और आना क्या चाहिए था, 3:1, तो ये 2:1 बना। इसी तरह का जब वो हुआ तो फिर आगे पता लगा कि एक मल्टीपल जीन्स भी होते हैं और एक डोमिनेंसी भी होती है, कि कभी कभी को डोमिनेंसी भी आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिफर्स टू द एवोल्यूशन, ओके, ये ऑब्जर्वेशन है एवोल्यूशन के लिए।
इन व्हाट सीक्वेंस शुड द स्टेटमेंट बी प्लेस्ड टू सपोर्ट द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सवाल ये रहा, सवाल है इन व्हाट सीक्वेंस शुड द स्टेटमेंट्स बी प्लेस्ड टू सपोर्ट द डार्विन थ्योरी। हमें डार्विन थ्योरी के लिहाज से इन सबको प्लेस करना है, ठीक है। तो प्लेस कैसे करेंगे, पहले देखेंगे। ऑप्शन 1 क्या है, इनहेरिटेड वेरिएशंस विच आर फेवरेबल इन इन्वायरमेंट आर पास ऑन। पहले हम खुद अपना बनाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नहीं पहले ये नहीं आएगी। इन टाइम फेवर इनहेरिटेड वेरिएशन में एक्यूमुलेट ऑल्दो पॉपुलेशन टेंड टू ओवर प्रोड्यूस, ये बात आ गई। पहला ऑप्शन हमारा होगा 4। उसके बाद पॉपुलेशन, देखो डार्विन थ्योरी क्या थी, उसने यही कहा था ना कि भाई पहले पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है इनहेरिटेड वेरिएशन, और तीसरा इन टाइम फेवर इनहेरिटेड वेरिएशन में एक्यूमुलेट, नहीं ये होता है ऑप्शन 1 होता है इनहेरिटेड वेरिएशंस विच आर फेवर इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आर पास ऑन, ठीक है। उसके बाद बचा 3। देखो डार्विन थ्योरी क्या थी, डार्विन थ्योरी यही थी ना कि डार्विन थ्योरी ने यही बोला था कि पहले पॉपुलेशन ओवर प्रोडक्शन करती है, ओवर प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब यानी बंदे ज़्यादा है और जो ज़रूरियात है वो कम है। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो इनहेरिटेड, जो बंदा उस इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से रह सकता है ना, तो वो आगे वो पास ऑन हो जाता है, और जो इनहेरिटेड वेरिएशन में एक्यूमुलेट कॉजिंग, और इसी तरह ये वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता बनकर आपका पूरा एक चेंज ले आती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल उन्होंने दी थी जिराफ की, कि जिराफ में क्या हुआ कि पहले ओवर प्रोडक्शन हुई तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो गई। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी पौधे और पल पौधे खाना उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन थी कि अब ज़मीन पर जो पौधे थे ना वो कम पड़े थे, तो उन्होंने क्या कोशिश की कि दरख्त तक पहुंचने की कोशिश की। जब दरख्त पर पहुंचने की कोशिश की तो ग्रेजुअली उनके जो नेक था वो लंबा होना स्टार्ट हुआ। जब वो लंबा होना स्टार्ट हुआ तो इन द एंड क्या हुआ कि अब उनकी नस्ल ही ऐसे आती है कि उनके जो नेक है वो लंबे हैं। लेकिन पर्सनली मैं बिलीव नहीं रखती इसमें, ठीक है। हर स्पीशी का अपना एक जिसे हम बोलते हैं ना क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले वो घोड़े थे फिर उनसे जिराफ बन गया। मैं पर्सनली बिलीव नहीं रखती इसमें। ऑप्शन ई इसमें आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अभी आप खुद भी देख लो, अब आप देखो ज़रा कराची के हालात देखो, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए। अब आप देखो ज़रा बिजली हमें कहाँ मिलती है, हमें बिजली बिल्कुल भी नहीं होती, पानी कम है, गैस कम है। अच्छा पानी बिजली गैस कम है, हमने क्या किया, हमने बिजली के लिए बिजली नहीं होती तो किसी ने सीपीयू लगा हुआ है, किसी ने जनरेटर लगाया हुआ है, गैस नहीं आ रही तो वो गैस की मशीनें लग गई हैं, ठीक है। इसी तरह पानी के लिए हमने मशीनें लगा दी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता जाएगा तो ये सेट हो जाएगा कि हाँ इट्स ओके, बिजली नहीं है तो भाई सीपीयू लगा, जो जनरेटर है उसे लगा दो, ठीक है। इसी तरह गैस नहीं आ रहा तो ये मशीनें चल रही हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लोगों को, आहिस्ता ये नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। Question number 77. The diagram show the ultrastructure of chloroplast as seen the section. What are the functions of PQR? अभी मैं आपको बता दूं, मैंने क्लोरोप्लास्ट पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड क्या करते हैं ये लोग। तो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट आपको बना के दिया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि PQR करते क्या है। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि PQR है क्या। R आपका स्ट्रोमा है, ठीक है, ये आपका ग्रेना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो लाइट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आप ले लो, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। अब आते हैं PQR पर। P क्या करता है, ये रहा P जो है लाइट एब्जॉर्प्शन करता है, ऑब्वियसली लाइट एब्जॉर्प्शन करता है क्योंकि इसमें थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम है, ठीक है। Q क्या करता है, Q करता है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, ठीक है। ये आप वजाइकल्स ले लो भाई, वजाइकल्स है, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज करता है। R क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या कर रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस बना के दे रहा है, ठीक है। जिस तरह एक सेल होता है ना और सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा आप ले लो, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। ये स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है कि इसमें से राइट कौन सी है। तो इसमें से जो राइट है वो आपकी 3 और 4 है, ठीक है।
ये जो निशान लगे हुए हैं ये जब मैं सॉल्व करती थी उस वक्त के लगे हुए हैं, ठीक है। यानी इन दी एंड फिर आप कहते हो ना कि साहब मैं खुद निशान लगाऊँ, फिर आप चेक करते हो। ओके, तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हमें बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ बनानी है, तो इसमें से 3 और 4 ऑप्शन सही है। 3 और 4 ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ये कम्युनिटी के डेफिनेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये बात सही है। ये ऑप्शन 2 नहीं है, ऑप्शन 3 और 4 है। और ऑप्शन 4 क्या है? अ कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हैड बोथ फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म द इकोसिस्टम। ये दोनों जो डेफिनेशन है कम्युनिटीज़ के बिल्कुल सही है। अच्छा, 4 इवेंट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्सिस आर, ठीक है। ये मैं आपको बुक में समझाना चाहती हूँ, ठीक है। फिर आपको खुद ये क्वेश्चन ना समझ आने लगेगा जब मैं आपको बुक में समझाऊंगी। पहले आपको एक्शन पोटेंशियल की प्रोपोगेशन में समझाती हूँ, तो आपका सवाल इसी पर है। पहले क्या होता है, सबसे पहला तो आपको साइनेप्स का पता होना चाहिए। जब भी आपको साइनेप्स का पता ना हो ना, तो आप जॉइंट को याद कर लो। जॉइंट हर किसी को पता होता है कि जॉइंट क्या है। जॉइंट क्या है? कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन्स कनेक्शन कर रही है, मिल रही है, इसको बोले हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। इसी तरह साइनेप्स भी है, 2 न्यूरॉन्स जब मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब इसमें एक और बात आपने साइनेप्स में क्या याद रखनी है? 2 न्यूरॉन्स याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यूरॉन होता है और दूसरी तरफ से आपका मसल फाइबर होता है, ठीक है। आपको पता है ना, मसल टिश्यू यानी फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू है, इसी तरह आपका एपिथेलियल टिश्यू है। तो आपका एपिथेलियल टिश्यू बना है किस सेल से? क्यूबॉइडल सेल से, स्क्वेमस सेल से। तो आपका मसल टिश्यू जो है, आपके मसल टिश्यू का जो सेल होता है ना, उसे हम मसल फाइबर बोलते हैं और मसल सेल एक ही बात है, ठीक है। तो ये 2 साइनेप्सिस होते हैं, एक 2 न्यूरॉन्स के बीच में और एक 1 न्यूरॉन, और एक कभी कभी एक न्यूरॉन होता है और एक मसल फाइबर होता है, ठीक है। अच्छा, साइनेप्स कैसे होता है? एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप खुद इधर देखो ज़रा कि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल नहीं है। ये कौन सी जगह है? ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी तक क्या हो रही है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर आया आपका एक्शन पोटेंशियल। क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल अराइव्स का क्या मतलब हुआ? अंदर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहले क्या था? अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। जब एक्शन पोटेंशियल आया तो अंदर क्या हुआ? अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देख रहे हो इधर, अंदर पॉजिटिव चार्ज आया और बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो यहाँ पर अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये आप वजाइकल्स देख रहे हो, इन वजाइकल्स के अंदर पड़ा हुआ है एसिटाइल कोलिन। जब ये एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो ये वजाइकल जो है इस तरह मेम्ब्रेन की तरह क्या बना लेते हैं? मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं और इंडोसाइटोसिस करते हैं। इंडोसाइटोसिस मतलब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, और बीच में इस जगह को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गई। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गई, अब क्या करेंगे? आप ये दरवाजे आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं, पहले ये ऐसा था, देखो आप, इसे हम बोलते हैं सोडियम चैनल्स बोलते हैं। पहले ऐसे था। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो देखो, एसिटाइल कोलिन इसके साथ लग गया। जब इसके साथ लग गया तो आप ऐसे देखो, पहले ये वाला सिचुएशन थी, ये गेट है और ये दरवाज़ा है। फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और इसके साथ अटैच हो गया और दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो सोडियम अंदर चला गया। जैसे ही सोडियम अंदर चला गया, यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्लियर हो गया। पहले एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुई। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुई तो आपका एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया तो इस सोडियम के पोटेंशियल सोडियम चैनल से अटैच हुआ। जब इसके गेट से अटैच हुआ तो दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुला तो सोडियम अंदर आया। जब सोडियम अंदर आया तो इस वाले न्यूरॉन में भी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब आप इसको पढ़कर खुद अंदाज़ा लगाओ, पहले कौन सी चीज़ आएगी? पहले आएगी डीपोलराइजेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी वो जो पहला न्यूरॉन था ना, पहले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को हम प्री साइनेप्टिक बोलते हैं और दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। तो डीपोलराइजेशन यानी एक्शन पोटेंशियल, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये आ गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन पहले हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
जॉइंट्स फाउंड एट द वर्टिब्राई आर, यानी हमें बताना है कि जो जॉइंट्स हम वर्टिब्रा पर फाउंड होती है वो कौन सी होती है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती है, ठीक है। हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन। अब पहले आपको मेनिंजेस का पता होना चाहिए। देखो मेनिंजेस जो है, जिस तरह हमारा जो सेल है, आपका सेल है ना, सेल किस चीज़ में बंद है, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से का क्या काम हो रहा है, आपके सेल ऑर्गेनेलीज बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो मेनिंजीज है ना, उसने आपके ब्रेन को महफूज कर रखा हुआ है, ठीक है, कवरिंग है। तो ये जो मेनिंजीज है ना, ये 3 किस्म की है। इसको ट्रिक हमने किससे याद करना है, डैप। देखो ये आपके सिंध बोर्ड में नहीं है, लेकिन आपको याद करना होगा, ठीक है। ये हमारे कितने हैं मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस है, और हमने किस ट्रिक से याद रखनी है, डैप। और ये कैसे याद रखनी है, आउटसाइड टू इनर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सर की सर्जरी अगर होगी तो सबसे पहला लेयर कौन सी होगी, डी वाली, उसके बाद ए वाली, और फिर इनर मोस्ट कौन सी लेयर होनी चाहिए, वो पी होगी, ठीक है। इनर मोस्ट कौन सी होगी, पी, मिडल ए और आउटर डी। तो डी से मुराद दूरम मैटर, ए से मुराद एराक्नॉइड एंड पी से मुराद पियामीटर, ठीक है। आप इसे भी देख लो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन, आपसे तो सिर्फ यहाँ पे पूछा है, लेकिन आपसे नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, द साइट एंड द प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द पैसेज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द ह्यूमन किडनी इज बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जाती है, बाय प्रॉक्सिमल कोलिनेटेड ट्यूब्यूल। हमेशा याद रखना, जब भी किडनी आए, ठीक है, जब भी किडनी आए, आपने कौन सा वर्ड याद रखना है, रीअब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं होती किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। बुक लंग्स सबसर्व द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन स्कॉर्पियो, ठीक है। और मैंने और ऑप्शन के साथ भी लिखा है, अर्थवर्म में जो होती है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है। फ्रॉग में 3 किस्म की वो है, एक पल्मोनेरी है, ठीक है, जो कि लंग्स को बोलते हैं, एक बुकल कैविटी के थ्रू होती है, ठीक है, जिसे हम बुकोफ्रेंजियल रिस्पायरेशन शायद बोलते हैं, और एक स्किन के थ्रू होती है, ठीक है, जिसे शायद हम मैं नाम भूल रही हूँ, इन 2 का याद है, पल्मोनेरी रिस्पायरेशन, बुकोफ्रेंजियल रिस्पायरेशन, और स्किन का भी एक नाम होता है, ठीक है। एंड कॉकरोचेस का ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है, और फिश के लिए गिल्स है। द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलनम ट्यूबरोसम एंड दैट ऑफ द ब्रिंजल इज सोलनम मेलोजिनम। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ पोटैटो एंड ब्रिंजल्स आर मेंबर्स ऑफ, यानी हमें बताना है कि ये दोनों जो है, ये मेंबर्स में क्या चीज़ सेम है। तो इनका जो जीनस है ना, वो सेम है बट डिफरेंट स्पीशी है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों का सोलेनम, जो सोलेनम है वो एक जैसा है, यानी ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बस स्पीशी डिफरेंट है। पहले आपको पता है ना, पहले जीनस आता है और फिर स्पीशी आता है। द फॉलोइंग आर ऑल फीचर्स ऑफ यूकारियोटिक सेल, विच ऑफ दीज हैव अ डबल मेम्ब्रेन। इसके लिए मैंने पूरी एक आपके लिए आसानी कर दी है बहुत ज़्यादा, ये नो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। किसके पास नो मेम्ब्रेन है, किसके पास डबल मेम्ब्रेन है, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर वक्त पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्लियर कर दो, इंडोप्लाज्मिक और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो भाई डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस का। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग डायग्राम, द डायग्राम शो हाउ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम अ लीफ, विच प्रोसेस इज द वाटर लॉस। तो वाटर किस तरह लॉस होता है भाई लीफ से, वेरी इजी, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन लाइफ साइकिल, यानी कौन सा, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद हमें बताना है कि कौन सा जो विच इज, यानी लाइफ एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले ऑप्शन से हम पढ़ते हैं, गेमेटोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट देन स्पोरोफाइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। हमें ट्रू ऑप्शन बताना है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है, कि ऑप्शन दोबारा पढ़ लेती हूँ मैं, ऑप्शन सी, गेमेटोफाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स, ठीक है। इस सवाल ने टाइम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 88, द एडेप्टिव फीचर विच हेल्प्स द फिश टू लिव इन वाटर इंक्लूड, यानी हमें फीचर्स बताने, ठीक है, जो कि फ़िश टू लिव इन द वाटर, ताकि वो हेल्प कर रही है फ़िश को पानी में लेने के लिए। तो ये सारे हैं, ठीक है, ऑल आर गिल्स, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रीमलाइन बॉडी, अनपेयर एंड पेयर फिन्स, टेल एंड एयर ब्लैडर, ये सारे हेल्प करती है फ़िश को। द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ओके।
विच स्ट्रक्चर कंटेन द मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्रीथिंग। अच्छा मैंने लिखा भी है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, इन दोनों के पास मसल्स होते हैं ना, आपको पता है ना, डायफ्राम मूव करता है इन एंड आउट, और ये इंटरकोस्टल मसल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वाई एंड जेड, ठीक है। देखो ऑप्शंस आंसर कीज तो आपको मिल भी जाएंगे इसके, ठीक है, ये बुक आप ले लीजिए तो आपको आंसर कीज मिल भी जाएंगी, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ता है, और फिर एमडी कैट के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के निकाले कि ये अच्छा अगर ये ऑप्शन भी है तो क्यों है, ठीक है। What is the correct order of arthropod groups from those with most legs to those with fewest legs? ये आपको भी याद करना होगा, ठीक है। तो जो ए है वो आपका सही है, यानी इसके पास मोस्ट लेग्स होते हैं, इसके पास फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा when a red stain is added to a culture containing both living and dead cells, only the dead cell take up the stain। अच्छा सिर्फ डेड सेल्स ने जो है ना उसने स्टेन ले लिया, ठीक है, और जो लिविंग थे उन्होंने नहीं लिया। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द स्टेन एंटरिंग द लिविंग सेल, लिविंग सेल्स के पास ऐसा क्या था जो उसको रोका कि वो स्टेन नहीं हुआ, यानी उसमें रेड कलर नहीं गया, तो वो सेल मेम्ब्रेन थी। भाई सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग न्यूक्लियोलस इज करेक्ट। अच्छा न्यूक्लियोलस के बारे में हमें बताना है कि क्या चीज़ करेक्ट है, ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट्स में वो सही करेक्ट है। तो इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के बारे में आपने एक और बात भी पढ़ ली कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम 93 का 94 पर आते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रीटिन वाज ब्लॉक्ड। क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने और द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है, सिक्रीटिन वाज ब्लॉक्ड। एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इससे वो एक हार्मोन था सिक्रीटिन जो कि ब्लॉक हो गया। एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वर अफेक्टेड एक्सेप्ट, यानी इसके ब्लॉक होने की वजह से, इस हार्मोन के ब्लॉक होने की वजह से सारे जो कॉम्पोनेंट्स है उनको अफेक्ट होगा सिवाय एक के। तो वो सिवाय एक का जो है वो पेप्सिन, पेप्सिन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस सवाल के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपको पता है ना कि थायराइड ग्लैंड से उसके हार्मोन्स तब निकलते हैं जब उसे सिग्नल मिलता है। और उसे सिग्नल कैसे मिलता है, उसे सिग्नल मिलता है तो थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है, पैराथायरॉयड हार्मोन से, ठीक है, क्लियर हो गया। और पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे वो सारी कहानी मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो इसी तरह जो हमारे इंजाइम्स है, पेप्सिन हो गया, HCl जो निकलता है, ठीक है, तो ये एवं थोड़ी ना निकलते हैं, इनको भी पहले स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है। और इनको स्टिमुलेशन कैसे मिलती है, इनको स्टिमुलेशन मिलती है हार्मोन्स के ज़रिए। और वो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स दैट रेगुलेट द स्टमक सिक्रीशंस इंक्लूड गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड कोलिसाइटोकिनिन, ये सारे हार्मोन्स हैं। अब हम आते हैं एसिटाइलकोलिन पर। एसिटाइलकोलिन जो है ये स्टिमुलेट करता है पैराइटल एंड चीफ सेल को। पैराइटल एंड चीफ सेल आपके HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर एंड आपका पेप्सिन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और इंडोक्राइन सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि उससे गैस्ट्रिन निकले, ठीक है। अब हम आते सिक्रीटन पर। अब सिक्रीटिन भी एक हार्मोन है। अच्छा ये जो सिक्रीटिन है ना ये आपके डुओडेनम में प्रोड्यूस होता है। ये हाँ डुओडेनम में ये कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, ये ऐसा होता है ना कि आपका चाइम स्टमक में उसका देखो एक बोलस होता है, बोलस ईसोफेगस में होता है। जब बोलस स्टमक में आता है तो इस बोलस की और डाइजेशन होती है और ये चाइम बन जाता है। और चाइम जब बोलस की डाइजेशन होती है तो HCl तो काम करेगा, तो जब बोलस की डाइजेशन होती है ना तो HCl काम करता है, तो इस चाइम में क्या आ जाता है, HCl भी आ जाता है। तो जैसे ही ये चीज़ डुओडेनम में पहुंचती है ना तो HCl स्टिमुलेशन है सिक्रीटिन के लिए। जैसे ही डुओडेनम को ये HCl थोड़ा सा लगता है ना, जब ये HCl डुओडेनम के साथ टच होता है तो डुओडेनम क्या करता है, उसमें सिक्रीटिंग हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो सिक्रीटिन प्रोड्यूस हो जाता है। जब सिक्रीटिन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है ताकि वो निकले, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूसेस क्या है, पेनक्रियाटिक जूसेस में इन्वॉल्व आपका ट्रिप्सिन, आपका कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेस एंड लाइपेस, ये सारे आपके ट्रिप्सिन के जूसेस हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95, एट व्हाट पॉइंट आर टू पॉपुलेशन डिसेंडिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक कंसिडर एज सेपरेट स्पीशीज। अच्छा हम कैसे मानेंगे, कब हमें पता लगेगा कि ये जो दो पॉपुलेशंस डिसेंडिंग
आ रही थी फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक कंसिडर द सेपरेट स्पीशी। यानी कभी कभी आपको लगता होगा ना कि आप घोड़ा, जेब्रा, ये दोनों कभी कभी आपको लगते होंगे कि इनका स्पीशी एक होना चाहिए, यानी इनका एंसेस्टर एक होगा, क्योंकि दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क इतना है नहीं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी ये लोग बोल रहे हैं कि टू पॉपुलेशन डिसेंडिंग, दो पॉपुलेशन जो है वो डिसेंडिंग, ठीक है, आ रही है फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। कब हमें लगेगा कि ये दो पॉपुलेशन अब दो पॉपुलेशन हो गई, यानी एक एंसेस्टर इनका एक है लेकिन अब ये दो पॉपुलेशन हो गई, कैसे सेपरेट स्पीशी हुआ, तब पता लगेगा व्हेन दे कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इस एक पॉपुलेशन से एक बंदा ले और दूसरे पॉपुलेशन से बंदा ले, उनकी मैटिंग करवाए और मैटिंग करने से कोई ऑफस्प्रिंग हमें ना मिले, तब हमें पता लगता है कि अब इन दोनों की दो अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, लिविंग थिंग्स that would be the first to experience adverse effects if large amount of carbon dioxide were taken out of the biosphere। अच्छा, किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बायोस्फीयर से निकाल दें? कौन से ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा इफेक्ट होगा? तो वो प्रोड्यूसर्स होंगे, क्योंकि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स ही लेते हैं, यानी प्लांट्स। वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और आपको ऑक्सीजन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन अ जर्नलाइज बैक्टीरिया सेल? कौन सी चीज़ हमें यानी आपको बैक्टीरिया सेल में मिलेंगी? तो ये सारी मिलती है आपको एक जर्नलाइज बैक्टीरिया में, जर्नलाइज बैक्टीरिया नहीं, एक आम बैक्टीरिया में। द ग्लैंड नॉन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इज वेरी इजी एड्रिनल ग्लैंड। द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मैंने नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर कर करके हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक पहुँचे, ठीक है। जो थर्ड से वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, एट द नॉर्थन हेमिस्फीयर अ टंड्रा टाइप ऑफ ग्रोथ इज इन द फॉर्म ऑफ वाइड लैंड, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी इससे एक सवाल आ जाता है, तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2014 का बायो सेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने मेरिटोरियस का टेस्ट का वीडियो दिया है, तो अब जो बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते, तो मैं और भी मेरिटोरियस के टेस्ट मेरे पास आए हैं, मुझे मिले हैं, तो मैं वो और भी दूंगी, और PDF फॉर्म में मैंने दिए, तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।